हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को भी कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें आपको जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम 12th क्लास एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपका जेनेटिक्स का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसको कंटिन्यू किए हैं। अभी तक जो चीज़ें हमने उसमें डिस्कस किया है उसमें 1 जीन इनहेरिटेंस और 2 जीन इनहेरिटेंस के लिए मेंडल के जो कंक्लूजन थे, मतलब मेंडल ने 1 जीन के इनहेरिटेंस से और 2 जीन के इनहेरिटेंस से, जिसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, उससे कंक्लूजन निकाले थे और कुछ रूल बताए थे, कुछ प्रिंसिपल बताए थे, जिनमें लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। उससे उन्होंने जो है फिनोटिपिक रेशियो निकाली थी, जैसे मोनो हाइब्रिड के लिए और डाई हाइब्रिड के लिए। आज की डेट में हम देखेंगे कि जो मेंडल का रूल है, जो मेंडल के लॉ हैं, उसके बियॉन्ड, जैसे आपका जो टॉपिक है उसमें एक मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद एक पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी है, तो हम उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। उसको जो है उसका एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहे हैं कि एक्चुअली मेंडल के रूल में, जो मेंडल ने हमें रूल प्रोवाइड किया, उसके बाद जेनेटिक्स कहाँ पहुँची। ठीक है, तो देखिए, जैसे जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो कंक्लूजन निकाला, जो मेंडल्स के कंक्लूजन हैं, उसमें जैसे हमने 3 कंक्लूजन पढ़े। एक पढ़े हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। देखिए, यहाँ जो ये टॉपिक है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो आप सब समझ गए होंगे। इनहेरिटेंस का मतलब है कि पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स है उससे ऑफस्प्रिंग तक किस तरीके से जो कैरेक्टर है उनका ट्रांसमिशन होता है, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मेंडल के समय से ही ये क्वेश्चन था ना, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस वजह से ऐसा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो मेंडल ने क्या दिया था अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि 1 पेयर ऑफ फैक्टर, 1 पेयर ऑफ फैक्टर, यानी मेंडल ने बोला था एक्चुअल में जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, मेंडल ने बोला था जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। तो मेंडेलियन फैक्टर्स को ये फिर साइंटिस्ट ने क्वेश्चन करना शुरू किया जब मेंडल ने अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया, और जब अपने रिसर्च पेपर को पढ़ा एक साइंटिफिक कम्युनिटी के आगे, एक साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने, तो उन्होंने क्वेश्चन किया है। ऐसा एक तरीके का ये जो है कस्टमरी रही है कि जब भी कोई साइंटिफिक पेपर पढ़ा जाता है तो उस पर क्वेश्चनिंग की जाती है, और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो फ्रेटर्निटी है, वो क्वेश्चन करती है ये जानने के लिए कि वो किस हद तक बातें सही हैं। अगर बातें सही, जो उसका प्रेजेंटर होता वो उनके जवाब देता, अगर किसी चीज़ को जवाब नहीं दे पाता तो उसको वीकनेस मानी जाती है। तो मेंडल से भी ऐसे क्वेश्चन होना ऑब्वियस था और क्वेश्चनिंग उससे हुई। जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जिस टाइप के आप फैक्टर की बात कर रहे हो कि फैक्टर जो है इनहेरिटेंस को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी फैक्टर बेसिस हैं। मेंडल का जो फैक्टर था, इसमें जो है इसने एक वर्ड यूज किया था
कि ये जो है डिस्क्रीट यूनिट है, ये ध्यान रखना आपको, ये एक डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब इसका अलग से एक एग्जिस्टेंस है, ये जो है मिक्स नहीं होता है। मतलब ये हुआ इसका, जैसे आपके पास कई सारे कैरेक्टर हैं, जैसे आपने लिया था 2 कैरेक्टर लिया था, सीड का शेप और सीड का कलर, ठीक है। मेंडल ने ऐसे 7 लिए हैं, तो ये बोल रहा है ना कि अगर इसका जो फैक्टर और इसका फैक्टर है, ये दोनों अलग फैक्टर से कंट्रोल होते हैं, इन दोनों का एक डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस है, ये आपस में मिक्स नहीं होते। मिक्स नहीं होने का मतलब है ब्लेंड नहीं होते, क्योंकि इससे पहले ना जो इनहेरिटेंस के जो प्रिंसिपल था उस समय कंटेम्प्रेरी टाइम में, मेंडल के कंटेम्प्रेरी टाइम में, मतलब उसका जो टाइम पीरियड था उसी को कंटेम्प्रेरी हम बोलते हैं, उसके हिंदी में बोलते हैं समकालीन। उसके टाइम में जो थ्योरी, जो प्रिंसिपल डोमिनेट कर रहा था वो था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि दोनों जो है मेल और फीमेल के कैरेक्टर ब्लेंड होते हैं और फिर वो जो डाइल्यूट होके जो चीज़ बनता है इंटरमीडिएटरी, वो जो है नेक्स्ट जनरेशन में उसका ट्रांसमिशन होता है। तो इस वजह से इनहेरिटेंस को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोला जाता था। तो वहाँ ये माना जाता था कैरेक्टर जो है मेल और फीमेल के जर्मिनल फ्लूइड में, फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, और जब वो फ्लूइड फॉर्म में होते तो आपस में मिक्स हो जाते हैं। यहाँ डिस्क्रीट यूनिट बोलना या फिर इनके अलग एग्जिस्टेंस का मतलब था कि ये एक पार्टिकुलेट नेचर का है, मतलब कुछ सॉलिड चीज़ है जो मिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसी के लिए वर्ड यूज किया था डिस्क्रीट। मैं एग्जैक्ट वर्ड आपको बता रहा हूँ जो आपके बुक में मेंशन है, ठीक है। देखिए जैसे आपको यहाँ ये कोटेशन मेंशन की गई है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में पेज नंबर 75 पे यहाँ मेंशन किया, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। डिस्क्रीट यूनिट को आप कह सकते हैं ना, डिस्क्रीट यूनिट, या इसको कह सकते हैं, डिस्क्रीट यूनिट को आप कह सकते हैं एक पार्टिकुलेट नेचर। एक पार्टिकुलेट नेचर मतलब एक पार्टिकल जैसा नेचर जो मिक्स न हो। तो इसका मतलब होता है कि इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, मतलब ये फिजिकली प्रेजेंट होगा। अगर ये पार्टिकुलेट नेचर का है तो इसे फिजिकली इसके तक पहुंचा जा सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन किया गया मेंडल से कि वो फिजिकली बॉडी में कहाँ होता है। जैसे अगर मटर प्लांट में है तो वो फिजिकली किस चीज़ का बना है, ठीक है। वो जो मेंडेलियन फैक्टर है या जिस फैक्टर को आप कह रहे हैं कि वो जो है रेगुलेट करता है इनहेरिटेंस को, वो फिजिकली कैसे एग्जिस्ट करता है, वो किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। अगर वो पार्टिकुलेट नेचर का है तो किस चीज़ का बना होता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेंडल के पास इनके जवाब नहीं थे, मेंडल इस बात को आंसर नहीं कर पाए। दूसरा जो इसमें एजम्पशन है कि फैक्टर अकर्स इन पेयर, इसमें भी प्रॉब्लम थी। अभी मैं फिर इनको बताता हूँ, पहले प्रॉब्लम बता लूँ तो फिर मैं इनके सलूशन बताता हूँ। दूसरी बात थी कि ये फैक्टर पेयर्स में होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझाया था कि ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने लिया, यहाँ हमने लिया स्टेम की हाइट, ठीक है, हमने लिया स्टेम की हाइट। तो स्टेम की हाइट एक जीन है या एक फैक्टर है, मेंडल के लैंग्वेज में बोले कि ये एक फैक्टर होगा जो इसे कंट्रोल करेगा, और फैक्टर खुद पेयर में होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ बोला था कि इसमें 1-2 एलील होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन्हीं की पेयरिंग पॉसिबल है कैपिटल टी स्मॉल टी,
और स्मॉल टी। और मैंने आपको ये समझाया था ऐसा क्यों है, क्योंकि जीन की लोकेशन अभी हमें समझ में आ गई है। ये मेंडल को नहीं पता था, क्रोमोसोम का नहीं पता था, लेकिन आज की डेट में बता रहा हूँ कि यहाँ जीन जो है इस तरीके से क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे आप जो है क्रोमोसोम की इस पे जो है इस क्रोमोसोम पे इससे इंडिपेंडेंट है, तो ये अगर दोनों एक जैसे हैं तो होमोलॉगस, अगर डिफरेंट हैं तो अगर एक जैसे हैं तो होमोजाइगस और डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन पॉसिबल है। जैसे इस कंडीशन में मैंने हेट्रोजाइगस बनाया, ठीक है। तो मेंडल ने जैसे बोला था ना कि ये दो ही होते हैं, जैसे हमारे पास अभी जो पेयर हैं वो दो ही हैं। जैसे हमने लिया है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, या फिनोटाइप में बोले टॉलनेस और डॉर्फनेस। बाद में हमें पता चला पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में, जिसे हम मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। मल्टीपल एलीलिज्म इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल एलीलिज्म इसका मतलब है एलील जो है मल्टीपल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इस बात को आपको समझाऊं मैं, देखिए कैसे। जैसे कि ये थोड़ा हटा रहा हूं मैं अभी, ठीक है। मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब ये है कि जैसे कि ब्लड ग्रुप, ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप को बनाने वाली एक जीन होती है, ठीक है। ये जीन है जो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस जीन के जो एलील हैं ना, वो मेंडल के रूल को वायलेट करते हुए यहाँ 3 जीन होते, एक आई जीन, एक आई ए जीन, एक आई बी जीन। इसमें से ये जो आई जीन होता है ये रिसेसिव नेचर का होता है, ये ए जीन ये डोमिनेंट नेचर का होता है, बी जीन भी डोमिनेंट नेचर का होता है। एक्चुअल में ये जो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप का जो हमें एग्जाम्पल मिला, ये मेंडल के जो रूल है ना, उस रूल से थोड़ा अगेंस्ट जा रहा है। जैसे अब हमने मेंडल के रूल को पढ़ लिया है और हम पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में जाएं, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं देना चाह रहा हूँ। इस वजह से लेक्चर में इन बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेंडल के रूल की लिमिटेशन क्या है, और मेंडल के बाद जो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो किन नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में कोई एक्सप्लोरेशन क्या मतलब ये हो रहा है कि अगर हमें कोई नए फैक्ट और डेटा मिलते हैं और थ्योरी उसे एक्सप्लेन नहीं करती है, तो हम थ्योरी को मॉडिफाई करते हैं उन फैक्ट और डेटा को भी उसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए या उसे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो अब क्या हो रहा है। मेंडल का जो सारा इनहेरिटेंस है वो जीनोम बेस है, ठीक है। एक चीज़ आप जानिए, एक कॉन्सेप्ट जीनोम हम बोलते हैं ना, एक इंडिविजुअल का जो एक इंडिविजुअल है उसका कंप्लीट जो जीन का सेट होता है, जो कंप्लीट जीन का सेट होता है, हैप्लॉइड सेट होता है, उसको हम बोलते हैं जीनोम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन को ले लेंगे तो ह्यूमन में देखिए क्या है कि ह्यूमन में 23 डीएनए जो है ये इसका जीनोम होता है। 23 डीएनए में करीब 25,000 जीन होती हैं, और ये 25,000 जीन जो 23 डीएनए में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये ह्यूमन का जीनोम बनता है। ये एक इंडिविजुअल में है। जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरे डीएनए में जो कि 23 पेयर है, 23 पेयर है,
तो उसका हैप्लॉइड नंबर 23 ही होगा। उसमें जो टोटल जीन कंटेंट है उसको मेरा जीनोम बोला जाएगा। तो मेंडल का जो जेनेटिक्स था ना वो जीनोम बेस्ड जेनेटिक्स था। बाद में हमारे पास एक और टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एक्चुअल में ये इंडिविजुअल के लेवल पे है, जीनोम जो है ये इंडिविजुअल के लेवल पे है, बट हमेशा इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता। जो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है स्पीसीज, और स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज एक पॉपुलेशन होती है। तो एक पॉपुलेशन का जो टोटल, इसका जो टोटल जीन कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, जीन कॉम्प्लीमेंट होता है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जीन पूल। ठीक है। तो हुआ ये है कि मेंडल के टाइम, मेंडल के जो रूल है वो इंडिविजुअल जीनोम पे बेस है, जबकि रियलिटी में जो एग्जिस्ट करती है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ब्लड ग्रुप इसका ही एग्जाम्पल है। इंडिविजुअल में जैसे देखो ये जो ब्लड ग्रुप है ना, ये जो ब्लड है, ये जो जीन है, ये इंडिविजुअल में कैसे होते हैं इसको आप थोड़ा समझो। जैसे इनकी ग्रुपिंग जो है, आई जीन जब होता है तो ओ ब्लड ग्रुप होता है। आई जो है, आई ए के साथ होता है, इसका मतलब ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस, तो ये ए ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है। और आई ए होता है तो इसका मतलब है ये कैपिटल टी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल हमने खूब पढ़े हैं। तो ये ए ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये देखिए ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। समझ गए आप। इसके बाद इसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप भी होगा, आई बी और आई, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है बी ब्लड ग्रुप को। और ये देखिए आई बी और आई बी, ये होमोजाइगस कंडीशन है और इसको भी हम बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। और एक खास बात जो ब्लड ग्रुप निकल के आई ए आई बी, मतलब दोनों डोमिनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ये भी आप पढ़ेंगे, मतलब एक साथ दो डोमिनेंट जीन। मेंडल का जो कंट्रास्टिंग पेयर था, जो एलील का पेयर था, उसमें या तो देखो एक, या तो दोनों डोमिनेंट हों या दोनों रिसेसिव हों। ठीक है, या एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो। तो यहाँ जो डोमिनेंट है वो दोनों एक जैसे हैं, रिसेसिव भी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ दो अलग टाइप के जीन जो डोमिनेंट है वो भी एक साथ आ गए। इसको हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। इससे ए बी ब्लड ग्रुप निकल के आया। अब मैं आपको समझाऊं कि ये किसी एक इंडिविजुअल होता है। ये देखो, ये एक इंडिविजुअल की आप बात करोगे, ये एक इंडिविजुअल होंगे और सारे इंडिविजुअल में अगर इतने तरीके के जीनोटाइप पाए जाएंगे तो इनके सारे जीनोटाइप को जो इतने तरीके से पॉसिबल है, इसको हम बोलेंगे इसका जीन पूल। मतलब जीन इतने कॉम्बिनेशन में हो सकता है। जीन पूल का मतलब है जो इनके जीनोटाइप कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कितने जीनोटाइप कॉम्बिनेशन पॉसिबल है एक पर्टिकुलर एलील्स का, जो जीन के एलील्स हैं उनके कितने जीनोटाइप कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो उसका जीन पूल बोला जाता है। ये बात समझ में आई आपको। तो जब हम यहाँ जीन पूल की बात कर रहे हैं तो इतने टाइप से ओ ब्लड ग्रुप से लेके ए बी ब्लड ग्रुप, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। देखो जीन है 3 जबकि इसके कॉम्बिनेशन है 6, और ये 6 कॉम्बिनेशन ह्यूमन पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। तो अगर हम एक इंडिविजुअल में अगर देखो, इसका फ़र्क ऐसे कुछ है। एक इंडिविजुअल में इस जीन को किसी एक क्रोमोसोम पे होगा ही,
तो जैसे मान लो कोई एक क्रोमोजोम है, ह्यूमन में कोई क्रोमोजोम, मान लो क्रोमोजोम नंबर 7, इमेजिनरी, बस आपको समझाने के लिए। ये जीन लोकेशन है ब्लड ग्रुप की, तो ओ ब्लड ग्रुप कैसे बना होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, तो ये ओ ब्लड ग्रुप बन गया। तो एक इंडिविजुअल में ऑप्शन क्या है, इस पे जो है एक पेयर ही जीन आ सकता है ना एक इंडिविजुअल में, लेकिन पॉपुलेशन में इनके नंबर एक पेयर से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ 3 हैं, 6 भी हो सकते हैं, ये कई मल्टीपल नंबर में हो सकते हैं। इसी बात को बोला गया मल्टीपल एलेलिज्म। तो जो मेंडल का जनरलाइजेशन था ना, फिर से देखते हैं बुक की लैंग्वेज को। जो मेंडल का जनरलाइजेशन था, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर अकर्स इन पेयर, इस पे ये चैलेंज हो गया। और दूसरा जो था कि जो मेंबर दूसरा है डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। तो यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आई, को डोमिनेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मेंडल के पहले रूल से ये सब चीज़ें थोड़ा सा वेरी कर रही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे और आपको समझाएं। जो हम बात कर रहे थे ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की, मेंडल के समय में जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके पीछे देखो क्या क्या चीज़ें हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें अगर मेंडल को माने तो मेंडल ने बोला फैक्टर ऑफ प्रिंसिपल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। मेंडल के हिसाब से वो फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। बाद में ये बात तो जो मेंडल की डिस्कवरी हुई है वो करीब है 1856 टू 1863 अराउंड इसके है, और इसकी रीडिस्कवरी हुई है 1900। ठीक है, इस टाइम तक हमें सेल की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने मान लिया कि इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल या बेसिस इनहेरिटेंस इस वजह से होता फैक्टर, और फैक्टर के नेचर के बारे में मेंडल ने बताया। ठीक है, पेयर होते हैं, उनके एलील्स होते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव होते हैं, और अभी मैंने समझाया कि इसमें चेंज हुआ मेंडल के बाद। तो मेंडल के बाद इसमें 2 चीज़ें और जोड़ी गई, क्या